ये कहानी है एक ऐसे पुलिस वाले के लड़के की जो कानून से ऊपर उठकर देश का सबसे बड़ा आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये कहानी है डोंगरी से डॉन बनने तक की, दाऊद इब्राहिम की। साल 1955, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का एक छोटा सा गांव। इब्राहिम कास्कर नाम का एक पुलिस कांस्टेबल था, ईमानदार, सीधा साधा इंसान। उसकी तनख्वाह मुश्किल से घर चलती थी। 26 दिसंबर 1955 को उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा दाऊद इब्राहिम। किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा एक दिन पूरे देश के सिस्टम को चुनौती देगा। इब्राहिम कास्कर चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, पर दाऊद की नजरें कहीं और थी। उसे मोहल्ले की गलियों में घूमना ज्यादा अच्छा लगता था। उसे ताकत पसंद थी, और वो भी शॉर्टकट से। जब दाऊद जवान हुआ तो परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में शिफ्ट हो गया। डोंगरी उस दौर में मुंबई के सबसे बदनाम इलाकों में से एक। यहां अपराध का बोलबाला था। छोटी छोटी चोरी, वसूली, लूटपाट, यहां सब कुछ चलता था। दाऊद ने जल्दी ही इस माहौल में ढलना शुरू कर दिया। उसने स्कूल छोड़ दिया। पिता के लाख समझाने पर भी वो नहीं माना। उसकी नजरें थी उन लोगों पर जो इस मोहल्ले में बिना किसी डर के राज करते थे। उनमें से सबसे बड़ा नाम था करीम लाला। करीम लाला पठान गैंग का सरगना। उस दौर में मुंबई में 3 बड़े गैंग हुआ करते थे: पठान गैंग, मोहम्मद अली के नेतृत्व में मुस्लिम गैंग और ब्राह्मण गैंग। करीम लाला सबसे ताकतवर था। वो डोंगरी का बेताज बादशाह था। जिस रास्ते से वो गुजरता था, लोग सर झुका देते थे। पुलिस भी उससे उलझने से बचती थी। दाऊद ने तय कर लिया, उसे करीम लाला के करीब जाना है। शुरुआत में वो छोटे मोटे काम करता था: संदेश पहुंचाना, पैसे वसूलने में मदद करना, गैंग के लिए जासूसी करना। करीम लाला ने इस नौजवान में जल्दी ही दम देख लिया। दाऊद जो काम करता था बिना किसी सवाल के करता था। वो किसी से नहीं डरता था। करीम लाला ने उसे अपना करीबी बना लिया। दाऊद के हाथों पहला खून भी इसी दौरान हुआ। उसके खिलाफ हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन दाऊद को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे समझ आ गया था, इस दुनिया में डर ही सबसे बड़ा हथियार है। 80 का दशक आते आते दाऊद करीम लाला का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। उसने गैंग के लिए कई बड़ी वारदातें की। उसका नाम डोंगरी से बाहर भी फैलने लगा था। लेकिन दाऊद को यह गुलामी रास नहीं आ रही थी। वो खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। करीम लाला को यह बात भांपने में देर नहीं लगी। उसने महसूस किया कि दाऊद अब उसके हाथ से निकल रहा है। दोनों के बीच दरार बढ़ने लगी। करीम लाला चाहता था कि दाऊद हमेशा उसके अंडर रहे, लेकिन दाऊद की निगाहें अब पूरे मुंबई पर थी। और फिर वो दिन आया, 1986 की वो रात, जब सब कुछ बदल गया। मुंबई के बखर नगर इलाके में एक रेस्तरां में करीम लाला और उसके कुछ करीबी लोग बैठे थे। दाऊद को इस बात की भनक लग गई कि करीम लाला उसे खत्म करने की साजिश कर रहा है। उसने ही पहले हमला करने का फैसला किया। दाऊद के शूटर्स ने उस रेस्तरां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीम लाला के कई आदमी ढेर हो गए। करीम लाला बाल बाल बचा, लेकिन उसकी ताकत टूट चुकी थी। उसके बाद करीम लाला ने मुंबई छोड़ दी और पुणे में जाकर रहने लगा। डोंगरी का बादशाह गिर चुका था, और उसी के हाथों, जिसे उसने पाला पोसा था। दाऊद की ये जीत सिर्फ एक गैंग वॉर नहीं थी, ये उसके लिए एक ऐलान था, अब मुंबई में उसका राज होगा। करीम लाला के जाने के बाद दाऊद ने तेजी से अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उसने डोंगरी में अपना किला बना लिया। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसने अपने भाई अनीस और करीबी दोस्त छोटा शकील, फारूक मोहम्मद और कई दूसरे लोगों को साथ मिलाकर डी कंपनी बनाई। डी का मतलब दाऊद। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक ब्रांड था। दाऊद ने धंधे को नई शक्ल दी। अब सिर्फ वसूली और हत्या नहीं, बल्कि मटका, सट्टा, नकली नोट, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, प्रॉपर्टी का कारोबार, जितना भी गंदा काम था, सब उसी के नेटवर्क के तहत होता था। उसने दुबई में अपना बेस बनाया। दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं था, कोई ज्यादा पूछताछ नहीं थी। वहां से वो पूरे देश का कारोबार संभालने लगा। लेकिन दाऊद को पता था, सिर्फ गुंडागर्दी से लंबे समय तक नहीं चल सकता। उसे चाहिए था पैसा, ताकत और सबसे बड़ी चीज, सियासी सुरक्षा। और इसके लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने बॉलीवुड पर कब्जा कर लिया। हाँ, आपने सही सुना। 90 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड दाऊद के कर्ज में डूबा हुआ था। फिल्मों के फाइनेंस पर उसका कंट्रोल था। कोई बड़ी फिल्म बनती थी तो उसका पैसा दाऊद के पास से आता था। कई बड़े एक्टर्स और प्रोड्यूसर उसके करीबी थे। दाऊद शारजहां में क्रिकेट मैच देखता था और उसके साथ बॉलीवुड के सितारे बैठे होते थे।
वो दुबई में पार्टियां करता था जहां फिल्मी हस्तियां बिना किसी हिचकिचाहट के आती थी। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं था, ये उसकी इमेज थी। दाऊद चाहता था कि लोग उसे एक नेता की तरह देखें, सिर्फ एक गैंगस्टर की तरह नहीं। उसने लोगों के बीच पैसे बांटे, अस्पताल बनवाए और यहां तक कि शादियों में जाकर बधाइयां दी। डोंगरी के लोग उसे दादा कहने लगे, लेकिन यह सब बाहरी दिखावा था। असलियत ये थी कि उसने पूरे शहर को डर के बल पर जकड़ रखा था। जो उसके सामने आता वो या तो उसका आदमी बन जाता या मिट्टी में मिल जाता। दाऊद के खिलाफ दर्जनों हत्या और अपहरण के केस थे, लेकिन कोई उसे छू तक नहीं पाता था। और फिर वो साल आया 1992। बाबरी मस्जिद गिराई गई, पूरे देश में दंगे भड़क उठे। मुंबई में सबसे ज्यादा खून बहा, मुस्लिम बस्तियों में आग लगी, लोग मारे गए। दाऊद ने यह सब देखा। वो दुबई में बैठा था, लेकिन उसका गुस्सा दूर तक महसूस किया जा रहा था। उसने कहा, अब बदला लेना है। 12 मार्च 1993 की सुबह मुंबई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। तभी एक के बाद एक जोरदार धमाकों ने शहर को हिला दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, होटल सी रॉक, सेंचुरी बाजार, जुहू एयरपोर्ट, 13 जगहों पर बम फटे। 257 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल हो गए। पूरा देश सदमे में था। जांच में यह साबित हो गया कि ये धमाके दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस ने करवाए थे। हथियार और आरडीएक्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से आया था। बाबरी मस्जिद के बाद हुए दंगों का बदला लेने के नाम पर दाऊद ने मुंबई को खून से नहला दिया। वो अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। 1993 के बाद दाऊद पर दबाव बढ़ गया। दुबई सरकार ने उसे निकाल बाहर किया। अब उसके पास भागने के लिए बहुत जगहें नहीं बची थीं। दुनिया का हर देश उसकी तलाश कर रहा था। लेकिन दाऊद के पास एक प्लान था। वो कराची चला गया, पाकिस्तान। वहीं से उसने अपनी डी कंपनी को दोबारा खड़ा किया। पाकिस्तान सरकार ने न सिर्फ उसे शरण दी, बल्कि सुरक्षा भी दी। कराची के क्लिफ्टन इलाके में एक विशाल हवेली में वो रहने लगा। 6000 गज का घर, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, प्राइवेट जिम, 24 घंटे सुरक्षा। ये कोई आशियाना नहीं था, ये एक महल था। लेकिन सवाल है, भारत की सरकार और एजेंसियां क्यों नहीं ला पाई उसे वापस?